हेलो एवरीवन, मैं हूँ संजीव श्रीवास्तव और आपके सामने अभी जो पेज डिस्प्ले हो रहा है इसमें लेफ़्ट साइड की टॉप पर आपको पी लिखा दिख रहा है। ये मेरे नए यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर का लोगो है। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो फिजिक्स का टॉपिक है, जिसमें है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण, विवर्तन और प्रकाश का ध्रुवण। और ये पूरा वीडियो आपको हिंदी में मिलेगा। तो जिन बच्चों को फिजिक्स के कंसेप्ट ऑनलाइन समझने में परेशानी आती है, क्योंकि ज़्यादातर कंटेंट इंग्लिश में अवेलेबल होता है, इसलिए उन ऐसे बच्चों के लिए मैंने ये हिंदी में वीडियो डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन में क्या घटना घटित होती है? हम सभी जानते हैं कि जब प्रकाश किसी भी चमकदार तल से टकराता है तो और यदि यह तल ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं है, तो लाइट जिस डायरेक्शन से आ रहा है, जिस माध्यम से आ रहा है, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है वही कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में भी बनेगा। आप इस डायग्राम को सामने देखकर समझ सकते हैं। अब परावर्तन से रिलेटेड दो नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब पर बना आपतन बिंदु, ये तीनों सभी एक ही तल में होते हैं। और द्वितीय नियम, परावर्तन कोण जिसे हम एंगल R से दिखाते हैं और आपतन कोण जिसे हम एंगल I से दिखाते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। यदि प्रकाश की किरण अभिलंब की दिशा में ही आ रही है, एकदम लंबवत आ रही है, तो यह प्रकाश की किरण वापस अपने ही उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। प्रकाश का दूसरा फिनोमेनन है, दूसरी जो परिघटना है वो है प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है और इस परिघटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कह रहे हैं। आपके सामने जो चित्र प्रदर्शित हो रहा है इसमें प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है और ये जो सतह है जहाँ पर दिखाई हुई है, ये एक पारदर्शी सतह है, यानी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर पाएगा। अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। और जो दूसरा नियम है उसे हम स्नेल का नियम के नाम से जानते हैं, जो अपवर्तनांक की व्याख्या करता है। इसके अनुसार किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन I बटा साइन R का अनुपात नियत रहता है और यह स्नेल का नियम कहलाता है। अब स्थितियां दो प्रकार की हो सकती हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, और दूसरा, यदि प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। अब यदि किसी माध्यम के अपवर्तनांक की बात करें तो अपवर्तनांक वह संख्या है जो यह बताती है कि प्रकाश की किरण यानी इसकी चाल उस माध्यम में सामान्यतः प्रकाश की जो चाल होती है उससे अधिक होगी कि कम होगी। यदि प्रकाश के संदर्भ में बात करें, सोडा लाइम यदि कांच का अपवर्तनांक यदि 1.5 लें तो हम इससे यह समझेंगे कि प्रकाश की चाल इस कांच में 1.5 गुना कम होगी। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक अलग अलग होने की दशा में प्रकाश की किरण अपने पथ से मुड़ जाती है। यह मुड़ना किस तरफ होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस माध्यम का अपवर्तनांक कम
और किसका अधिक है। यह मुड़ना भी स्नेल के नियम द्वारा पालन किया जाता है। एक और परिघटना है जिसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसमें जब सूर्य प्रकाश किसी प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो वह अपनी सभी रंग, उसके अंदर 7 रंग होते हैं, इन 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 रंगों में विभक्त होने की इस घटना को वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहा जाता है। और प्रिज्म के दूसरी तरफ जो रंगों का समुदाय प्राप्त होता है उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। चित्र में जैसा प्रदर्शित किया गया है कि यदि सफ़ेद लाइट यानी सूर्य का प्रकाश यदि प्रिज्म में एक तरफ डाला जाता है तो प्रिज्म का अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण, क्योंकि प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बना है, इनकी तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है और अलग अलग तरंग दैर्घ्य होने के कारण प्रिज्म का अपवर्तनांक तो एक ही है, लेकिन इन अलग अलग तरंग दैर्घ्यों के लिए इनका अपवर्तनांक अलग अलग हो जाता है और इसीलिए इन 7 रंगों का विचलन भी अलग अलग होता है। जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है, बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा मुड़ गया है जबकि लाल रंग का विचलन सबसे कम हुआ है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैंगनी रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अधिक होता है, क्योंकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है। इसी प्रकार लाल रंग के लिए तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इसलिए इसका विचलन भी कम होगा। तो हमें जो स्पेक्ट्रम यहाँ पर प्राप्त होता है, जिसे हम विबग्योर या बेजानी हैप्पी नाला कहते हैं, शॉर्ट में हमने जैसे याद किया हुआ है, उसमें बैंगनी रंग सबसे नीचे प्राप्त होता है। तो बैंगनी, इसमें वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यह क्रम रहेगा। प्रकाश की एक परिघटना और है जिसे हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इसके अंदर जब समान आवृत्ति तथा लगभग समान आयाम की 2 प्रकाश तरंगें एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपित होती है तो प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। फलस्वरूप भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। इस परिघटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। नीचे यहाँ पर जो चित्र प्रदर्शित है, ये यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, यंग का डबल स्लिट प्रयोग है, जिसे हम आगे के वीडियोस में समझने का प्रयास करेंगे। व्यतिकरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण यानी रचनात्मक व्यतिकरण, और दूसरा विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण यानी जब माध्यम के जिस बिंदु पर 2 तरंगें समान कला में मिलेंगी, अर्थात दोनों के शीर्ष या गर्त एक साथ पड़ेंगे, उस बिंदु पर दोनों तरंगें एक साथ एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ाएंगी, अतः प्रकाश की परिणामी तीव्रता अधिक होगी। इस प्रकार के व्यतिकरण को संपोषी या रचनात्मक व्यतिकरण कहते हैं। यानी पहली तरंग का श्रृंग दूसरी तरंग के श्रृंग के ऊपर या नीचे हो और पहली तरंग का गर्त दूसरी तरंग के गर्त के नीचे या ऊपर हो। तो जो परिणाम है, परिणामी तरंग है, उसका श्रृंग पहले दोनों तरंगों के श्रृंग से और ज़्यादा होगा और गर्त भी उनसे ज़्यादा होगा। और इसका मतलब ये है कि जो फ्रिंज हमें प्राप्त होगी उसका कॉन्ट्रास्ट बहुत अधिक होगा, यानी जहाँ पर चमकीला होगा वहाँ ज़्यादा चमकीला होगा और जहाँ अंधेरा होगा या डार्क होगा वहाँ पहले से भी ज़्यादा डार्क होगा। इस प्रकार अब दूसरा आता है विनाशी व्यतिकरण। माध्यम के किन्हीं 2 बिंदुओं पर जब 2 तरंगें मिल रही हैं, पहली का श्रृंग दूसरे के गर्त पर यदि गिरे या पहली का गर्त दूसरे के श्रृंग पर पड़े, तो ऐसे में जो उनकी जो परिणामी तरंग जो बनती है वो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देती है। उस बिंदु पर प्रकाश की परिणामी तीव्रता या तो बहुत कम होगी या शून्य हो जाती है। इस प्रकार के व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। यानी जब एक का श्रृंग दूसरे के गर्त पर या पहले का गर्त दूसरे के श्रृंग पर गिरे तो जो परिणामी तरंग होगी उसकी तीव्रता बहुत कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो फ्रिंज पैटर्न या जो स्पेक्ट्रम हमें वहाँ मिलने वाला है, स्पेक्ट्रम से मेरा यहाँ तात्पर्य है सफ़ेद और काली पट्टियों से, तो सफ़ेद पट्टी भी उतनी चमकदार नहीं रहेगी और काली पट्टी भी बहुत कम चमकदार होगी। यानी सफ़ेद और काली पट्टी में भेद कर पाना मुश्किल या कठिन हो जाएगा। संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण में क्या अंतर होता है? पहला, जैसा कि अभी हमने देखा, संपोषी व्यतिकरण में फ्रिंज
जो है काफ़ी चमकदार होगी, उनकी तीव्रता अधिक होगी। इसी प्रकार विनाशी व्यतिकरण में इनकी तीव्रता या तो न्यूनतम होगी या शून्य हो जाएगी, यानी फ्रिंज पैटर्न हम ढंग से देख नहीं पाएंगे। संपोषी व्यतिकरण करने वाली तरंगों का कालांतर शून्य या पाई का समगुणक होता है, यानी इनका जो फेज डिफरेंस या फाई जिसे हम फाई से दिखाते हैं वो 2n पाई के बराबर होता है, जहाँ पर n का मान 0, 1, 2, 3 कुछ भी होता है। ये संपोषी व्यतिकरण की घटना में होता है। इसी प्रकार विनाशी व्यतिकरण में जो कालांतर है तरंगों के बीच का वो फाई बराबर 2n-1 पाई के बराबर होता है या विषम गुणक के बराबर होता है, यानी 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई। यहाँ पर जब यहाँ पर 1 पाई 2 पाई से मतलब मेरा मतलब ये है कि n की वैल्यू 1, 2, 3 जब रखेंगे, देखिए जहाँ पर जब n की वैल्यू जब 1 रखी जाएगी तो ये यहाँ पर n बराबर 1 आ जाएगा, फाई बराबर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार जब n बराबर 2 रखेंगे तो फाई बराबर 3 पाई आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर फाई का मान 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई ऐसा चलता चला जाएगा। जबकि संपोषी व्यतिकरण में फाई का मान या तो 0 होगा या 2 पाई होगा या 4 पाई होगा या 6 पाई होगा। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। इसमें व्यतिकरण करने वाली तरंगों का पथ का अंतर जो है λ/2 का समगुणक होता है, और यहाँ पर पथांतर को डेल्टा या त्रिकोण, यहाँ पर ट्रायंगल आप देख रहे हैं, इसके द्वारा दिखाया जाता है। यह 2n × λ/2 के बराबर होता है। तो एक तरंग और दूसरे तरंग के शृंग के बीच में λ/2 का अंतर हो सकता है संपोषी व्यतिकरण में। जबकि विनाशी व्यतिकरण में यह पथ का अंतर, यानी एक पहली वाली जो तरंग है और दूसरी वाली तरंग है, इनके शृंग के बीच में जो λ/2 का जो अंतर है वह विषम गुणक होगा, यानी 1 λ/2 या 3 λ/2 या 5 λ/2। जबकि संपोषी व्यतिकरण में यह या तो 0 होगा या 2 λ/2 यानी लैम्बडा, या 4 λ/2 यानी 2 लैम्बडा, या 6 λ/2 यानी 3 लैम्बडा, ऐसा चलता जाएगा। तो संपोषी में जो पथांतर है वो लैम्बडा के गुणा में बढ़ेगा, जबकि विनाशी व्यतिकरण में जो पथांतर है वो 1 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, 5 लैम्बडा ऐसे गुणा में बढ़ता चला जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण का यहाँ डायग्राम दिखाया हुआ है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नीचे लिखा है। ये लाल कलर की 2 तरंगें यहाँ पर दिखाई हुई है। पहले का गर्त दूसरे के गर्त के ऊपर है। तो जब पहले का गर्त दूसरे के गर्त के ऊपर, पहले का शृंग दूसरे के शृंग के ऊपर गिरता है, शृंग के ऊपर शृंग, गर्त के ऊपर गर्त, तो जो परिणामी तरंग है देखिए उसका आयाम कितना बढ़ गया, और शृंग के ऊपर ही शृंग बनेगा और गर्त के नीचे ही गर्त बनेगा। ऐसा संपोषी व्यतिकरण में होगा। यह लाल रंग में दिखाया हुआ। इसी प्रकार नीले रंग में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या विनाशी व्यतिकरण दिखाया हुआ। इसमें देखिए आप, जो पहली तरंग है उसका शृंग दूसरे के गर्त के नीचे है, या पहली का जो गर्त है वो दूसरे के शृंग के ऊपर है। तो जो परिणामी तरंग है उसकी जो तीव्रता है वो देखिए बिल्कुल फ्लैट दिख रही है यहाँ पर, यानी यहाँ पर हमें न सफ़ेद पट्टी साफ दिखेगी न काली पट्टी साफ दिखेगी, यानी फ्रिंज जो है बहुत धुंधली होगी या दिखाई नहीं देगी। अब यदि स्थिर व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त करना, यानी जो फ्रिंज बन रही है वो हमें साफ साफ दिखाई दे और एक ही जगह दिखाई दे, तब तो हम उसे देख पाएंगे। तो इसके लिए 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों का तरंग दैर्घ्य और उनकी आवृत्ति संख्या समान होना चाहिए। बिल्कुल सही भी है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो शृंग के नीचे शृंग के ऊपर शृंग और गर्त के नीचे गर्त नहीं आएगा, और ऐसी कंडीशन में कहीं पर हमें ये पैटर्न नहीं दिखेगा, तो ये पैटर्न क्लियर कट नहीं बन पाएगा। 2 तरंगों की कलाओं का अंतर किसी निश्चित बिंदु पर समय के साथ कभी भी नहीं बदलना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो एक शृंग के नीचे या ऊपर दूसरी तरंग खसकते हुए नज़र जैसे आएगी, और इस प्रकार जो फ्रिंज का जो पैटर्न है, जो फ्रिंज की जो विड्थ है, या बोलना चाहिए सफ़ेद पट्टी और काली पट्टी की जो चौड़ाई है वो कम और ज़्यादा हो जाएगी, और इस प्रकार जो है
संपोषी व्यतिकरण की घटना वहाँ पर फॉलो नहीं हो पाएगी। दोनों तरंगों का परिणाम आवश्यक रूप से समान या निकटतः समान होना चाहिए। परिमाण, तो यहाँ पर दोनों तरंगों का जो परिमाण है या कहना चाहिए जो आयाम है वो लगभग समान होना चाहिए। दोनों तरंगों का समान ध्रुवीकरण हो, यह भी नितांत आवश्यक है। अब जो ध्रुवीकरण की जो घटना है या पोलराइजेशन है या जो ध्रुवण है प्रकाश का, इसका मतलब ये है तो ये जो प्रकाश है उसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपन होते हैं। ये कंपन यदि दो तरंगों का हम व्यतिकरण करवा रहे हैं तो वहाँ पर इनका जो कंपन है इलेक्ट्रिक वेक्टर के वो एक ही दिशा में होना चाहिए, तभी जो है स्थिर व्यतिकरण पैटर्न हमें प्राप्त होंगे। इसके बाद की जो घटना है वो प्रकाश में विवर्तन कहलाती है। जब प्रकाश या ध्वनि तरंगे किसी अवरोध से टकराती है तो वह अवरोध के किनारे पर मुड़ जाती है और अवरोध की ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर जाती है। तरंगों के इस प्रकार मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। यदि हम प्रकाश की बात करें तो यदि प्रकाश किसी एक बहुत सूक्ष्म छिद्र से किसी एक जगह पर सीधा जा रहा है तो हमारे पूर्व ज्ञान के अनुसार लाइट जो कि सीधे सरल रेखा में चलता है, इसलिए इससे सीधे सीधे उस एरिया में पहुंचना चाहिए जहां पर एक सरल रेखा में इसे पहुंचना चाहिए था। लेकिन हम पाते हैं कि जो सफ़ेद तीव्र उच्च तीव्रता वाला जो बिंदु है उसके पास में भी हमें कुछ कुछ प्रकाश दिखाई देता है। यह प्रकाश के विवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के विवर्तन की घटना में प्रकाश जो भी ऑब्स्टेकल या अवरोध है उसके किनारों से टकराकर या उसके किनारों पर मुड़ जाता है और मुड़कर उस क्षेत्र में पहुंच जाता है जहां पर इसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यह घटना जो है प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। प्रकाश के विवर्तन भी इसे भी दो प्रकार में बांटा गया है। हम इसे बहुत संक्षिप्त में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक है फ्रेनेल विवर्तन और दूसरा है फ्राउनहोफर विवर्तन। फ्रेनेल विवर्तन में प्रकाश स्रोत और पर्दा अवरोधक या द्वारक से सीमित दूरी पर होता है, जबकि फ्राउनहोफर विवर्तन में प्रकाश स्रोत तथा पर्दा अवरोधक से अनंत दूरी पर होता है। अनंत दूरी पर लाने के लिए इसमें लेंस का उपयोग किया जाता है। अब व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर समझते हैं। व्यतिकरण विवर्तन में अंतर जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पर भी दिख रहा है। व्यतिकरण में दो कला संबद्ध स्रोत होना चाहिए और ये दोनों कला संबद्ध स्रोत की जो तरंगिका हैं इनके अध्यारोपण के कारण व्यतिकरण हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। जबकि विवर्तन में एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से चलने वाली तरंगिकाओं के मध्य अध्यारोपण होता है, जिसके कारण हमें विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। इसमें समस्त व्यतिकरण में समस्त दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता एक समान होती है, जबकि विवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता अधिक होती है, द्वितीय उच्चिष्टों की तीव्रता क्रमशः घटती चली जाती है। इसका मतलब यह है कि जब व्यतिकरण में जो पैटर्न बनता है उसमें जितनी भी चमकीले स्थान है, चमकीली फ्रिंज है, वो सभी एक समान चमक वाली होंगी, जबकि विवर्तन में चमक जो है धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, तीव्रता धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और कॉन्ट्रास्ट भी कम होता चला जाएगा। व्यतिकरण में थर्ड पॉइंट, इसमें समस्त दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान होती है, यानी फ्रिंज विड्थ जिससे हम कहते हैं। यहाँ पर फ्रिंज की जो चौड़ाई है, यदि सफ़ेद पट्टियों की चौड़ाई नापी जाए या काली पट्टी की चौड़ाई नापी जाए तो ये व्यतिकरण में सब जगह क्या होगी, एक समान आएगी। जबकि विवर्तन में यह जो चौड़ाई है यह धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। इसमें केंद्रीय दीप्त उच्चिष्ट होता है जिसकी चौड़ाई द्वितीयक उच्चिष्ट की चौड़ाई से दोगुनी होती है। व्यतिकरण में दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के बीच कॉन्ट्रास्ट या विपर्यास अच्छा होता है, जब हम पहले इसे डिस्कस कर चुके हैं। इसी प्रकार विवर्तन में उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बीच का विपर्यास या कॉन्ट्रास्ट जो है उतना अच्छा नहीं होता है। व्यतिकरण में दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों की संख्या अधिक बनती है, इसमें उनकी संख्या कम होती चली जाती है क्योंकि चौड़ाई जो है बढ़ती चली जाती है, तो उतनी फ्रिंज हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि इसकी इंटेंसिटी या तीव्रता इतनी कम हो जाती है कि वह हमें दिखाई ही नहीं देती है आगे जाकर। व्यतिकरण परिरूप में या व्यतिकरण पैटर्न में
लैम्बडा बाय ए कोण पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है जहां ए दोनों स्लिटों के बीच की दूरी होती है। वैसे ही विवर्तन प्रतिरूप में लैम्बडा बाय ए कोण पर प्रथम निम्नलिखित प्राप्त होता है जहां ए एकल स्लिट की चौड़ाई है। देखिए यहाँ पर सामने जो डायग्राम दिख रहा है इसमें व्यतिकरण फ्रिंज और विवर्तन फ्रिंज में अंतर दिखाने का आपको एक प्रयास किया हुआ है। पहले नीचे वाला डायग्राम को देखते हैं। इसमें जो पैटर्न आपको दिख रहा है का ये कलांतर और तीव्रता के बीच का एक ग्राफ है। यहाँ पर जो श्रृंग हैं वो सभी बराबर दिखाई दे रहे हैं और जो पहला जो श्रृंग है या पहला जो उच्चिष्ट है उसके जस्ट ऊपर आपको जो दीप्त फ्रिंज दिखाई दे रही है उसमें केंद्रीय दीप्त फ्रिंज पड़ रहा है। तो सबसे बीच वाला जो है इसके जस्ट सामने यहाँ पर आपको सफ़ेद फ्रिंज दिखाई देगी या सफ़ेद पट्टा दिखाई देगा। सेकंड वाले के बीच में यहाँ पर सेकंड है और ये सब कैसी, ये सब बराबर है, ये सब एक के नीचे एक आ रही है। और जहाँ निम्न है, यहाँ पर निम्न है तो इसके नीचे यहाँ पर आपको काला पट्टा दिखाई देगा। वैसे ही यदि हम विवर्तन की बात करें तो विवर्तन में जो तीव्रता है मुख्य उच्चिष्ट की, देखिए वो बहुत मोटा है तो उसके जस्ट उस जगह पर हमें एक मोटा सफ़ेद पट्टा दिखाई देगा। लेकिन जो गौण उच्चिष्ट है सेकंड नंबर का, जो फर्स्ट मैक्सिमा जिसे कहा जाता है, उसके नीचे हमें यहाँ पर एक कम पतला पट्टा दिखाई देता है और उसके बाद वाले जो उच्चिष्ट हैं उनके तो पट्टे और भी पतले होते चले जाते हैं। तो जो फ्रिंज का जो पैटर्न है, फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो कम होती, सफ़ेद फ्रिंज की चौड़ाई कम होती चली जा रही है और जो डार्क पैटर्न है या अंधेरा है वो यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। अब हम यहाँ समझते हैं नेक्स्ट जो है प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश तरंगों का प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत चारों ओर सममिति कमी को प्रदर्शित करना प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। ये एक सामान्य सी परिभाषा है, इसको थोड़ा और समझ लीजिए ये होता कैसे है। तो जब हम सामान्य प्रकाश में इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपन होते हैं, ये सभी दिशाओं में होते हैं। जैसा कि आपको इस चित्र में लेफ्ट साइड में दिख रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपन सभी दिशाओं में। यदि हम इसे टॉर्मलिन क्रिस्टल से गुजारें तो बाहर निकलने वाले प्रकाश की तरंगों का कंपन केवल एक ही तल में होगा और यह तल जो टॉर्मलिन क्रिस्टल है उसका जो तल है उसके लंबवत होंगे। तो जिन प्रकाश तरंगों का कंपन एक ही तल में होता है उस प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। देखिए चित्र में आपको दिख भी रहा है कि आगे जो प्रकाश निकल रहा है उसके इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपन एक ही तल में हो। तो इस प्रकार का जो प्रकाश है उसे हम ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और अध्रुवित प्रकाश जो है वो अध्रुवित प्रकाश जो है पहले टॉर्मलिन क्रिस्टल के पहले। तो अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तन की घटना को हम यहाँ पर ध्रुवण कहेंगे। एक और यहाँ पर डायग्राम के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि अध्रुवित प्रकाश यानी क्या। ये सबसे पहले में आप देख रहे हैं चक्र की तरह इलेक्ट्रिक वेक्टर दिखाए हुए। फिर उसके बाद जो दूसरा डायग्राम यहाँ पर है, ये वाला जो दूसरा डायग्राम है, इसमें देखिए यहाँ पर दो वेक्टर, इसमें वेक्टर आपको ऊपर नीचे भी दिख रहा है और यहाँ पर जो डॉट दिख रहा है इसका मतलब ये बोर्ड के प्लेन के लंबवत भी है। ठीक है, तो ये तो एक हुआ। अब नीचे देखिए सेकंड नंबर का बी, यहाँ पर ध्रुवित प्रकाश है जिसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर की जो दिशा है वो कैसी है, वो लंबवत है। और जो सी नंबर पे है ये आपके जो बोर्ड है इसके लंबवत है। ठीक है, आंशिक ध्रुवित प्रकाश में यहाँ पर लंबवत बोर्ड के प्लेन पैरेलल भी है और बोर्ड के लंबवत भी है। वैसे नीचे वाले में भी देख सकते हैं। तो ये जो हुआ, ये सारे नीचे वाले जो हैं ये आंशिक ध्रुवित प्रकाश है। डी और ई में आंशिक ध्रुवित प्रकाश दिखाया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अब प्रकाश का ध्रुवण करने के लिए यहाँ पर एक कुछ डायग्राम्स उसके द्वारा माध्यम से और समझाया गया कि यदि अध्रुवित प्रकाश को किसी टॉर्मलिन क्रिस्टल पर डालें तो उसका जो एक्सिस है, टॉर्मलिन क्रिस्टल का जो एक्सिस है उसके लंबवत हमको यहाँ पर जो है ध्रुवित प्रकाश मिलेगा और उसकी जो कंपन है इलेक्ट्रिक वेक्टर के वो टॉर्मलिन क्रिस्टल के जो अक्ष है उसके लंबवत होंगे। अब यदि इसी ध्रुवित प्रकाश को दूसरे यदि टॉर्मलिन क्रिस्टल पर डाला जाए जैसा डायग्राम बी में दिखाया गया है और ये ध्रुवित प्रकाश के जो कंपन है उसी के पैरेलल यदि टॉर्मलिन क्रिस्टल के कंपन हो तो ये यहाँ से पार निकल जाएगा, यानी हमको वहाँ पर जो है ध्रुवित प्रकाश ही प्राप्त होगा। लेकिन यदि जो बी वाला सबसे नीचे वाला डायग्राम आप देखें, जो सी वाला डायग्राम है, इसमें यदि हमने टॉर्मलिन क्रिस्टल को आड़ा कर दिया तो आड़ा करने के कारण यहाँ पर जो ध्रुवित प्रकाश है, ये वाला जो ध्रुवित प्रकाश है ये यहाँ पर
बाहर नहीं निकल पा रहा है। क्यों? क्योंकि टॉर्मन क्रिस्टल की जो अक्ष है वो ध्रुवित प्रकाश के अक्ष से मैच नहीं कर रही है, तो हमें वहाँ पर क्या है, न्यूनतम तीव्रता प्राप्त होगी। ये सब आपको मैंने बहुत ब्रीफ में और बहुत संक्षेप में बताने का प्रयास किया। यदि आपको ये पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल, जिसका मैंने नाम रखा है फिज़िक्स एंड नेचर, जिसका लोगो यहाँ पर P के फॉर्म में आपको दिखाई देता है, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।